हेलो स्टूडेंट। तो अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। 7th में आज हम पढ़ते हैं संयोजकता के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संयोजकता की परिभाषा की। संयोजकता संयोजकता यानी वैलेंसी। संयोजकता की परिभाषा के रूप में बात करें तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखना कि संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है। निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसी भी परमाणु की क्या किया जाता है, किसी भी तत्व की संयोजकता का आकलन किया जाता है या पता लगाई जाती है। परिभाषा की बात करें तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्योंकि बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों का वो क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेगा। क्योंकि अपने बाह्यतम कोश में वो कितना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, उसके बाह्यतम कोश में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और इसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। और इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। या कह सकते हैं किसी तत्व की जो संयोजन करने की क्षमता, किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का पता किसके आधार पर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही हम संयोजकता का आकलन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम एक अलग से क्या बना लेंगे, इसका एक वीडियो बना लेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ सकें। क्योंकि जो ऑर्बिट होते हैं, कक्षक होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है कि कैसे उनमें व्यवस्थित होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक का जो व्यवस्था ही है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फिर बात करते हैं कि एक ही वर्ग में बात करें, क्योंकि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे थी अपनी। आधुनिक आवर्त सारणी ये थी, और इस आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त बताए थे मैंने। वर्ग तो कैसे हैं, ऐसे, ये तो क्या है, वर्ग। और वर्गों की संख्या कितनी है, 18। वर्ग कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, और 37 पंक्तियां क्या होती हैं, आवर्त होते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो एक ही वर्ग के जो सभी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, समान होती है। एक ही वर्ग के सभी तत्व की संयोजकता समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सभी का क्या होता है, समान होता है। जैसे इस फर्स्ट वर्ग की बात करें, वर्ग पहले की, तो वर्ग पहले में जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा NS1 होगा। वर्ग फर्स्ट की बात कर रहे हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N क्या है, आवर्त संख्या, ठीक है, कोशों की संख्या होती है। अब यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये दान कर लेगा, और दान करने पर इन सभी की फर्स्ट वर्ग की जो संयोजकता वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी प्रकार वर्ग नंबर 2 की बात करें, वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा NS2। तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों का दान कर देगा। दान करने के बाद में इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +2 होगी। यानी दूसरा वर्ग, ये तो फर्स्ट वर्ग हो गया और ये सेकंड वर्ग हो गया। फर्स्ट और सेकंड वर्ग S ब्लॉक में होते हैं, तो S ब्लॉक के पहले वर्ग की जो संयोजकता वो 1 होगी प्लस की, और दूसरे वर्ग की +2 होगी। इसी प्रकार हम P ब्लॉक की बात करें, क्योंकि ये कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और ये S ब्लॉक, और नीचे क्या होता है, F ब्लॉक होता है। P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से लेके 18 तक स्टार्ट होता है। तो बात करें हम वर्ग नंबर 13 की, तो 13
का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS1 NP1। तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कोष में सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 3। तो ये क्या करेगा, 3 का दान कर लेगा, और इसमें बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, प्लस की 3 हो जाएगी। ठीक है, ये वर्ग नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन। वर्ग नंबर, अब ले हम वर्ग नंबर 14 की बात करें, तो वर्ग नंबर 14 का जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो होता है NS2 NP2। तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो मैंने बताया कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 8 होने चाहिए या 0 होने चाहिए। तो 0 करने के लिए तो इसको क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दान कर ले, और 8 करने के लिए भी क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए वर्ग नंबर 14 के जो तत्व होते हैं सारे के सारे वो प्लस माइनस की 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें वर्ग नंबर 15 की। वर्ग नंबर 15 का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हो जाएगा NS2 और NP3 हो जाएगा। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 3 और 2 5। 8 करने के लिए कितनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, और 0 करने के लिए 5। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, माइनस की 3 हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। वर्ग नंबर 15 की बात होगी, और वर्ग नंबर 16 की बात करें अपन, तो 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2 NP, या 3 है तो 4। अब इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 4 2 6। 8 करने के लिए कितनी चाहिए, 2। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे याद करने के लिए देख लेना कि ये यहाँ पर जैसे वर्ग नंबर 1 में हाइड्रोजन आता है, बी में बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम भी आता है। ठीक है, वर्ग नंबर 13 में बोरोन भी आता है, एल्यूमिनियम भी आते हैं। इसमें 14 में कार्बन आता है, 15 में नाइट्रोजन आता है, 16 में ऑक्सीजन आता है। वर्ग नंबर अपन बात करते हैं वर्ग नंबर 17 की। तो वर्ग नंबर 17 के जो तत्व होंगे उनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा NS2 NP5। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 6 7, मतलब कितना कम रह रहा है, 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, माइनस की 1। 17वें वर्ग में जैसे फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आते हैं, ये सब आते हैं। और वर्ग नंबर हम किसकी बात करें, 18 की बात करें, तो वर्ग नंबर 18 का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हो जाएगा NS2 NP6। तो यहाँ पर बाह्यतम कोष कंप्लीट भर चुका है, यानी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है, 0। और 18 वर्ग आपको वैसे ही पता है कि 18 वर्ग के जो भी तत्व होते हैं वो शून्य ग्रुप होता है, नोबल गैसें होती हैं, अक्रियाशील गैसें होती हैं, मतलब वो किसी से क्रिया नहीं करते तो इनकी संयोजकता 0 होती है। इनकी संयोजकता 0 क्यों होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरा भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर बात करें हम डी और एफ ब्लॉक के। डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो समान होती है। एक की 1 होती है, 2 की 2 होती है, 13 की 3 होती है, 14 की 4 होती है, 15 की 3 होती है, 16 की 2 होती है, 17 की 1 और 18 वर्ग की 0 क्यों होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, कंप्लीट होता है। डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं कि कुछ परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता क्या होती है कि जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी व एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता मतलब एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे फेरस होता है, फेरस की जो संयोजकता होती है वो प्लस की 2 भी होती है और प्लस की 3। ये तो फेरस होता है। और ये फेरिक होता है। ये क्या होता है, जब प्लस 3 दर्शाता है तो फेरिक, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक। और जब 2 की दर्शाता है तो फेरस। ठीक है, तो 2 प्रदर्शित कर रहा है फेरस ही,
तो ये क्या हो गई, फेरस की परिवर्तनशील संयोजकता। और F किस में आता है, फेरस किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, वैसे इस संयोजकता के स्थान पर आजकल क्या ऑक्सीकरण अवस्था भी यूज करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था को भी यूज में लिया जाता है आजकल, ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है, याद रखना कि जो आवर्त सारणी है उसमें एक ही वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है, बता दिया मैंने। और डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता क्या होती है कि वे तत्व जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे फेरस है, फेरस 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगा, वैसे ही कॉपर भी 2 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में संयोजकता के टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम देखते हैं परमाणु आकार। परमाणु आकार, परमाणु आकार का मतलब हो जाएगा हम परमाणु का साइज ज्ञात करेंगे। तो परमाणु का आकार ज्ञात करना क्या होगा कि जो कोई स्वतंत्र परमाणु होगा उस स्वतंत्र परमाणु में नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी होती है, वही क्या होता है, परमाणु आकार हो जाएगा। परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगी कि परमाणु स्वतंत्र परमाणु होना चाहिए और उससे बाह्यतम कोश है नाभिक, भाई स्वतंत्र अकेला होगा, ये इसके बाह्यतम कोश होगा, ये इसका नाभिक होगा। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण। अब यही हो जाएगा। लेकिन कभी भी स्वतंत्र परमाणु नहीं होता है, अकेला परमाणु नहीं मौजूद होता है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, किसी भी अकेले परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वो या तो अणु के रूप में रहता है या परमाणु के समूह के रूप में रहता है, यौगिकों के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कभी भी अकेले परमाणु के हम परमाणु आकार ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु अणु के रूप में हो सकता है, स्वतंत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि या तो ये अणु के रूप में होता है या समूह के रूप में होता है, ग्रुप बना के रहता है, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, परमाणु त्रिज्या का ज्ञात करेंगे। और परमाणु आकार ज्ञात 2 तरीके से कर सकते हैं। जो परमाणु त्रिज्या है वो 2 तरीके से हम पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या, एक तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या और एक होती है वैन डर वाल त्रिज्या, एक होती है वैन डर वाल त्रिज्या। अब बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी कि भाई परमाणु होगा, एक ही तत्व के समान परमाणु होंगे और वो किससे बने होंगे, सहसंयोजक त्रिज्या है तो सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे। सहसंयोजक बंध क्या होता है, जिसमें दोनों परमाणुओं के बराबर इलेक्ट्रॉन भाग लेकर बनाते हैं। तो सहसंयोजक बंध बना होगा, ये रहा 2 परमाणु है क्योंकि ग्रुप के रूप में पाया जा रहा है। ये इनका क्या हो गया, नाभिक हो गया। ये क्या है, नाभिक। ये क्या है, नाभिक। और ये क्या है, इसकी बाह्यतम कोश है, ये आप जान गए होंगे। अब ये क्या हो रहा है, 2 परमाणु हैं, एक ही तत्व के 2 समान परमाणु हैं, आपस में किससे बंधे हुए हैं, सहसंयोजक बंध से, सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं। अब सहसंयोजक बंध से 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो अब इन दोनों की नाभिक के बीच की दूरी तो है ही, और इन नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। यानी जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं उन नाभिकों की बीच की दूरी का, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, ये क्या है, ये क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या। इसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं हम, सहसंयोजक त्रिज्या। वापस से देख लें, सहसंयोजक त्रिज्या का मापन कैसे करेंगे कि एक ही तत्व के समान परमाणु होंगे, 2 समान परमाणु होंगे जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, बंध बना रखे हैं, और उन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ये होगी। इनकी बीच की दूरी का जो आधा भाग होगा, ये आधा भाग हो गया ये, और ये क्या हो गया, सहसंयोजक त्रिज्या। बात करते हैं वैन डर वाल
त्रिज्या की। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होती है कि कोई ठोस अवस्था में परमाणु स्थित होंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर तो सहसंयोजक बंद बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, बंद नहीं बनेगा, अनाबंधित होंगे। क्या होंगे, अनाबंधित। अनाबंधित का मतलब इनके बीच में बंध मौजूद नहीं होगा। जब दो परमाणुओं के बीच में बंध मौजूद ही नहीं है तो कैसे होंगे, इनकी बाह्यतम कोष ऐसे एक दूसरे से छूती हुई रहेगी। तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिक ये रहे, और इन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हो गई, और बीच की दूरी का जो आधा भाग हो गया, ये आधा भाग हो गया इनका, वही क्या हो गया, वॉन डेर वाल त्रिज्या। ये इसकी बीच की दूरी हो गई और ये बीच की दूरी का आधा भाग हो गया, और ये जो आधे आधे भाग हो गए, इस किसी को भी ले लेना एक पार्ट, तो ये एक पार्ट ही क्या है, वॉन डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, वॉन डेर वाल त्रिज्या एक बार वापस देख लें। वॉन डेर वाल त्रिज्या में परमाणु कैसे होते हैं, अनाबंधित होते हैं, और अनाबंधित होते हैं तो ऐसे रहेंगे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, तो स्पर्श करते हुए रहेंगे तो ये क्या होगी, इनकी नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, इसी इनमें तो बंद बन रहा है और इनमें बंद नहीं बन रहा है, और वही बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहला रहा है, वॉन डेर वाल त्रिज्या कहला रहा है। यहाँ पर दोनों में आप देख रहे हो कि किस त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, या तो सहसंयोजक त्रिज्या का ज्यादा है या वॉन डेर वाल त्रिज्या का। तो आपको दिख रहा है कि सहसंयोजक बंध तो आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए त्रिज्या इनकी क्या होती है, कम होती है, और वॉन डेर वाल बंध को वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है, तो वॉन डेर वाल त्रिज्या की क्या होती है, मान बड़ा होता है, किससे, सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है। तो सहसंयोजक त्रिज्या से, सहसंयोजक त्रिज्या छोटी होती है किससे, वॉन डेर वाल त्रिज्या से। ठीक है, अब बात करें हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं या ऊपर से नीचे जाएं, तो इसके लिए परमाणु आकार कैसे प्रभावित होता है वो हम देखते हैं। तो आवर्त सारणी कैसे थी अपनी, आवर्त सारणी को बनाते हैं। तो आवर्त सारणी में आपको मैंने बताया था कि एक ही वर्ग में कहां से जाएंगे, ऊपर से नीचे जाना है, आप वर्ग में ऊपर से नीचे, और आवर्त में बाएं से दाएं जाना है। वर्ग तो ये रहे, तो वर्ग में तो कहां से जाना है, वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, यहीं लिख देते हैं ऊपर ही, किस में जा रहे हैं हम, वर्ग में। और आवर्त में कहां जाएंगे, आवर्त में बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाना है, बाएं से दाएं जाना है। तो एक ही आवर्त की बात करें सबसे पहले, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आपको पता है जो नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि जेड बढ़ रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। आवर्त में जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए परमाणु आकार क्या हो जाता है, छोटा। आवर्त में तो क्या हो जाता है, आवर्त में तो छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा लगता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो बल अनुभव करवाया जाता है वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभाव नाभिक द्वारा आवेश पर। फिर बात करें वर्ग में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या मतलब नाभिक से दूरी बढ़ रही है, और नाभिक से दूरी बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होता है, कम होता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने से यहां पर जो परमाणु आकार है उसका मान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ेगा, और यहां पर छोटा होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार छोटा होता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम लगता है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं धात्विक व अधात्विक गुण, यानी धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में पढ़ते हैं। धात्विक व अधात्विक गुण।
सबसे पहले बात करते हैं हम धातु क्या होती है। धातुओं की बात करें तो धातुएं क्या करती हैं कि ये क्या करते हैं, सारी की सारी जो धातुएं होती हैं वो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को दान कर देती हैं और दान करने के बाद में धनायन का निर्माण करती हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं वो धातुएं कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। धातुएं सारी कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। यानी कि ये अपने बाह्यतम कोश से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं। इलेक्ट्रॉन को दान करने किसका निर्माण कर लेती हैं, धनायन का निर्माण कर लेती हैं। फिर दूसरी ओर बात करें हम अधात्विक की, मतलब अधातु जो होती है, अधातु कैसी होती है, ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है। और ऋणावेशित क्यों होंगी, ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणावेश का निर्माण कर लेती हैं। बात करें कि धातु किधर होती है और अधातु किधर होती है, ये चीजें देख लेते हैं। ये अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें मैंने जिगजैग लाइन में क्या बताया था, उपधातु बताई थी। क्या बताई थी, उपधातु। उपधातु क्या होती हैं, जिसमें धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण होते हैं, धातुओं के गुण भी होते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, उपधातु होती है। और उपधातु कौन सी होती है, वो बताई थी भोले शिव जी वाली, कि भोले शिव जी ऐसी सब तेरी पोली। ये सारी क्या है, ये जिगजैग लाइन में पाई जा रही है। ये जिगजैग लाइन में जो इस साइड जो होती है आवर्त सारणी में, कौन सी साइड होगी, ये दाईं तरफ होगी, राइट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड में सारी की सारी क्या पाई जाती है, अधातु होती है, धातु होती है, ठीक है। और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में सारी की सारी क्या होती है, धातुएं होती हैं, ठीक है। जो ए ब्लॉक होता है वो भी क्या होती है, धातुएं होती है, क्योंकि यहाँ से लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट होती है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। पता चल गया जिगजैग लाइन वाला। तो जिगजैग लाइन में क्या पाई जाती है, ये क्या है, उपधातु, उपधातु, ठीक है। अब बात करते हैं कि धात्विक गुणों में अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो कैसे प्रभावित होता है। तो ये देखें कि सबसे पहले धात्विक गुणों की बात करते हैं अपन। तो धात्विक गुणों में अगर एक ही आवर्त में, आवर्त की बात कर लेते हैं पहले, आवर्त में किस तरफ जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो नाभिक के आवेश बढ़ता जाएगा तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन दान करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकते, वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ लेता है। क्योंकि ये नाभिक और ये इसके बाह्यतम कोश में अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इसको पकड़ के रखेगा। और जैसे जैसे पी बढ़ते जाएंगे तो ये नाभिक के आवेश का मान भी बढ़ता ही जाएगा, और ई भी बढ़ रहे हैं तो इन पर पकड़ ज्यादा रहेगी। तो यानी यहाँ से हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। क्या आएगी, कमी। वर्ग में जाएं और वर्ग में किस तरफ जाते हैं, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश के मान में क्या आती है, कमी आती है। यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर लेंगे। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रख लेना कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान बढ़ता है। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी। और यहाँ पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम होता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, क्योंकि नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है। फिर दूसरी तरफ बात करें हम अधातु की, तो अधातु में हम किधर जाएंगे, एक ही आवर्त में किधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। और बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको पता है अधातु तो क्या होती है, ऋणावेशित होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी होती है उसका मान
बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी रहेगी, क्योंकि लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी परमाणु द्वारा, उदासीन परमाणु द्वारा, तो एक ऊर्जा मुक्त होती है, और वो ऊर्जा मुक्ति किस रूप में होती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी आसानी से क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या जाएगी, कमी आती है। यहां पर ध्यान देना कि जो सबसे ज्यादा धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं तो वो कौन होते हैं, कौन करेंगे, देखो कि जो आसानी से क्या बना ले, धनायन का निर्माण कर ले, उन्हीं में धात्विक गुण सबसे ज्यादा होंगे। जो आसानी से क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन का निर्माण कर लेता है। और आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन निर्माण करने वाले जो तत्व हैं वो है वर्ग नंबर पहले, वर्ग नंबर फर्स्ट के, वर्ग नंबर फर्स्ट के जो भी तत्व हैं उनके धात्विक गुण सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देते हैं, आसानी से दान कर देते हैं, और दान करके किसका निर्माण कर लेते हैं, धनायन का निर्माण कर लेते हैं। इधर बात करें अपन अधातु की, तो अधातु क्या होती है, ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित का मतलब जो क्या करेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण बनाएगा, ऋणायन का निर्माण करेगा। तो ऋणायन का निर्माण सबसे जो पहले है वो कौन करते हैं, वर्ग नंबर 17 के, वर्ग नंबर 17, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आसानी से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो बात होगी धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। धातु किधर होती है, बाईं तरफ होती है, अधातु दाईं तरफ होती है, बीच में जिगजैग लाइन में उपधातु होती है, और जो धातुएं होती है वो धनावेशित होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण है वो वर्ग नंबर फर्स्ट का होता है, और सबसे ज़्यादा जो अधात्विक गुण होते हैं वो वर्ग नंबर यहाँ पर जो 17 है उसकी होती है, और ये पहले की थी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, वो चीज़ और देख ले। धात्विक ऑक्साइड और एक अधात्विक ऑक्साइड, यानी ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये बताने हैं हम अपने को। तो यहाँ पर आपको पता है कि धात्विक ऑक्साइड मतलब धातुएं कैसी होती हैं, धनायन का निर्माण करती हैं, धनावेशित होती हैं, और अधातु कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती है। एक ट्रिक के रूप में हम याद कर सकते हैं, एक लॉजिकल रूप से हम याद कर सकते हैं। धातुएं कैसी होती है, धनावेशित होती है, और अधातु ऋणावेशित होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अम्ल कैसे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं। अम्ल तो H+ आयन देते हैं, और क्षार कैसे देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि समान आवेश जुड़ सकते हैं क्या, समान आवेशों के बीच में तो हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो धन तो किसके साथ जुड़ेगा, ऋण के, और ऋण किसके साथ जुड़ेगा, धन के। ठीक है, यानी कि अम्ल धनावेशित हो सकते हैं, और क्षार कैसे होते हैं, ऋणावेशित, मतलब OH- आयन देते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्षार के साथ जुड़ रहे हैं, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक किया हमने संयोजकता, परमाणु आकार। परमाणु आकार में हमने सहसंयोजक त्रिज्या और वॉन डेर वाल त्रिज्या के बारे में पढ़ा, और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा धात्विक और अधात्विक गुण, धातु किधर होती है आवर्त सारणी में और अधातु किधर होती है। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति भी पता चली। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।